आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष वार्ता। इस विषय पर विशेषज्ञ के तौर पर भाग ले रहे हैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में योग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर गंगाधर सिंह। उनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। श्रोताओं, धर्मेंद्र कुमार राय का नमस्कार। हम जानते हैं कि पूरा विश्व 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है। योग अभ्यास करने वाले लोग, प्रशिक्षक और विशेषज्ञ इस महत्वपूर्ण दिवस को ऐतिहासिक आयोजन बनाने में जुटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों और योग से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा के लिए आकाशवाणी समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ प्रोफेसर गंगाधर सिंह। आप राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रोफेसर सिंह, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार और आकाशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्रोफेसर सिंह, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे कि योग को जो आधुनिक विश्व में एक उत्सव के रूप में मनाते हुए पिछले एक दशक से अधिक समय होने को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस यात्रा को आप किस प्रकार देखते हैं? और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिसको पूरा विश्व में इन्होंने प्रचारित किया। और आप देखते होंगे कि हर एक साल एक थीम के रूप में इसको एडॉप्ट किया जाता है। पूरा विश्व इस तरह से योग के प्रति आकर्षित हुआ है और योग सबकी अभी आवश्यकता हो गई है। हर एक व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और लोग इससे जुड़ते हैं और बीमारियों के माध्यम से भी जुड़ते हैं। तो ऐसा कहेंगे कि एक दशक में लोगों में काफी अभिरुचि हुई है योग के प्रति और बहुत लोग जागरूक हुए हैं और इसको अपनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक थीम होती है, इस बार भी जो है एक थीम दी गई है, एक विश्व एक स्वास्थ्य की। प्रोफेसर सिंह, आप बिहार के एक प्रतिष्ठित आयुष पद्धति संस्थान से जुड़े हैं और योग विभाग के प्रमुख हैं, उसको हेड कर रहे हैं। एक विशेषज्ञ के तौर पर, एक प्रैक्टिशनर के तौर पर आपका क्या अनुभव रहा है? खासकर अगर बिहार के लोगों की बात करें, लोगों में योग को लेकर किस तरह का रुझान आप देखते हैं? जी, जैसा कि मैं अपने प्रतिष्ठान में मरीज हमारे आते हैं तो मेरा जो विभाग है वो चिकित्सा के साथ वो योग का भी एक अभ्यास वो बताते हैं जिसकी जैसी जरूरत है। तो यदि योग का अभ्यास करते हैं तो उनको अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा भी सामान्य तौर पर जिनको यदि कुछ अभ्यास है जो प्रतिदिन वो करते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हर एक व्यक्ति यदि योग को अपनाता है, मैं अनुभव की जैसे बात करते हैं तो मैंने खुद अस्थमा का पूरी तरह से इलाज योग के माध्यम से मैं पूरी तरह से ठीक हो पाया हूं और मैंने इसका लाभ अपने अस्पताल में अन्य मरीजों को भी देता हूं और मुझसे वो लोग संपर्क में हैं और लाभ उठाते हैं। इसके अलावा और भी जो असाध्य बीमारियां हैं वो योग के माध्यम से ठीक होती हैं और उससे मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य से संबंधित रोग है उनमें जो प्राणायाम है और अन्य पद्धतियां हैं उनको अपनाकर कई लोग स्वस्थ हुए हैं। दमा के रोग हो या फिर अन्य कई तरह के रोग जो अध्ययन किए गए हैं, जो उस पर शोध किए गए हैं, उससे कई वैज्ञानिक जो है प्रमाण भी मिले हैं। खासकर हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 साल पहले जो कोविड की महामारी आई, उसमें भी लोगों ने जो प्राणायाम का प्रयोग किया उसके कई लाभ मिले। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिछले एक दशक से एक परंपरा के तौर पर, एक योग दिवस के तौर पर शुरुआत हुई है मनाने की, उसमें जो है क्या रुझान में परिवर्तन आया है? जो रोगी आमतौर पर ओपीडी में आते हैं आपके कॉलेज में, आपके जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, अस्पताल है, उसमें क्या परिवर्तन आपने देखा है पिछले एक दशक की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, लोगों का रुझान योग के प्रति और आयुर्वेद के प्रति भी अभी बढ़ा हुआ है। खास करके मैं यह कहना चाहूंगा आपके आकाशवाणी के माध्यम से कि इंटेलेक्चुअल वर्ष जो इसको समझ रहे हैं वो अभी ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से ये कहूंगा कि जो गरीब तबके के भी लोग हैं या सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, वह भी योग की महत्ता को
समझे यह उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए है, इससे वो अपना अच्छा स्वास्थ्य, बीमारी न हो, इसका एक निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए ही वो योग को अपनाएं। जी बिल्कुल, जो है एक हमारी पुरानी परंपरा है, पूरे विश्व में इसकी ख्याति फैली और अलग अलग समय में इसकी अलग अलग पद्धतियां रहीं और भारत जो है इस परंपरा को संजोए हुए है। प्रोफेसर सिंह, हम एक चीज देखेंगे, जो स्वास्थ्य नीति को लेकर एक बड़ा परिवर्तन हुआ पूरी दुनिया में। अब रोगों के इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात हो रही है कि रोग न हो इसके हम कैसे उपाय कर सकते हैं। हमने देखा कि भारत ने जो अपनी नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो घोषित की है, जिसे लागू किया गया, इसमें जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को भी प्रमुखता दी गई है। अगर आपसे एक विशेषज्ञ के तौर पर अगर जानना चाहें कि योग और इसकी आसन पद्धतियां जो है, यौगिक क्रियाओं को जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं योग को आप? जी, बहुत अच्छा ही प्रश्न है आपका। तो देखिए, अभी पहले जो हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था थी या ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी, उस समय हमारी परिस्थिति अलग थी और आज का परिवेश बदला हुआ है। तो हमारा बिहार योग विद्यालय भी कहता है कि जहां से मैं दीक्षित हूं कि आज के परिवेश के अनुकूल, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है, तो उसमें हम कम से कम आसन और प्राणायाम या ध्यान की कौन सी ऐसी विधि का हम उपयोग करें ताकि हम कम अभ्यासों को करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। इसके लिए हमारे गुरुदेव स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने 5 कैप्सूल का निर्माण किया है, यानी कि योग के कैप्सूल हैं वो आज की परिस्थिति के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं, क्योंकि आप 15 से 20 मिनट या हमारा जो आयुर्वेद का जो यह स्वस्पित है, जिसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या की बात होती है, उसी तरह से इन 5 कैप्सूल को हम अपने 24 घंटे में उपयोग करके, यह कैप्सूल आधुनिक वाले कैप्सूल नहीं है, ये योग के कैप्सूल हैं। तो ये 5 कैप्सूल कौन है, ये हर एक आम लोगों को जानना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। इसमें पहला कैप्सूल होता है, मतलब सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो वो है मंत्र साधना का कैप्सूल। ये मंत्र का प्रभाव हमारे मन के ऊपर बहुत पड़ता है और मंत्र और मन को नियंत्रण करना योग में ही इसकी बहुत ही उपयोगिता है। यानी मन हमारा शांत हो गया तो योग आपका सिद्ध हो गया। इसके लिए ही प्रयास हो रहा है। तो ये 3 मंत्र बताए जाते हैं। इसके लिए बहुत सुबह उठना है, बिछावन पे बैठ जाना है, 7 श्वासों का अवलोकन करना है। उसके बाद पहला मंत्र जो है अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय के 11 बार मंत्र का जाप करना है। उसके बाद दूसरा संकल्प लेकर के बुद्धि और विवेक के लिए और हमारी बुद्धि ठीक रहे, उसके लिए गायत्री मंत्रों का 11 बार उच्चारण हम करते हैं। और तीसरा मंत्र है दुर्गा के 32 नाम, यानी हम दिन भर जो काम करते हैं उसमें हम पूरी शक्ति से काम को सफलता पूर्वक कर सकते। दूसरा कैप्सूल है आसनों का। आसनों में भी ऐसे चर्चा है कि करीब 300 से 350 आसन है। तो किसी के लिए भी, या अभी प्रोटोकॉल में भी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी प्रोटोकॉल जिसमें कि 1-1.5 घंटे का समय जाता है, तो यदि करते हैं तो वो सर्वोत्तम है। नहीं तो 5 आसन जो कैप्सूल में बिहार योग विद्यालय ने और गुरुदेव ने, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने इसको बनाया है, तो उसमें 5 आसन। पहला है ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, चौथा है सूर्य नमस्कार 10 राउंड और 5वां है सर्वांगासन। ये 5 आसन करने हैं। और तीसरा कैप्सूल है प्राणायाम का। प्राणायाम भी बहुत सारे प्राणायाम की चर्चा है। इसमें सिर्फ 2 प्राणायाम करने हैं। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम। और चौथा कैप्सूल है शिथिलीकरण का अभ्यास। शिथिलीकरण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम टेंशन में, तनाव अभी सभी है, तो इसको योग निद्रा के रूप में यौगिक भाषा में इसको जाना जाता है। तो मुश्किल से 5 या 10 मिनट का ये अभ्यास है। और 5वां कैप्सूल है ध्यान का। ध्यान योग में अष्टांग योग के सबसे 8वीं सीढ़ी है। तो ध्यान का, योग का लक्ष्य है ध्यान। और ऐसा अभी तो ध्यान में भी बहुत सामान्य एक विधि दी गई है कि अपने सांसों का ध्यान करना, जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसका अवलोकन। और वैज्ञानिकों ने अभी यह मान लिया है, रिसर्च से यह प्रूव्ड हो गया है कि हमारे मन में 80% जो है ये विक्षेप ध्यान के माध्यम से कम किए जा सकते हैं। जो अभी आजकल लाइफ स्टाइल
डिसऑर्डर के तहत आती हैं, उसको भी कम कर सकते हैं, क्योंकि योग जो है हार्मोनल डिसऑर्डर को कम करता है, जिसके माध्यम से बीमारियां ठीक होती हैं। तो इस तरह से योग को, और इसमें मुश्किल से अब इसको आप यदि एक साथ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने इस दिनचर्या में भी इसको लागू कर सकते। योग दिवस पर जो कार्यक्रम होंगे, एक बड़ा लोगों का जो है एक जुटान होगा, लोग बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में इस बार जुटेंगे और एक यहाँ से भारत से एक बड़ा संदेश देने की शुरुआत होगी। प्रोफेसर सिंह, जो आज का समय है, हम जान रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल से संबंधित जो बीमारियां हैं एक महामारी की तरह जो है पूरी तरह से फैल चुकी हैं, पूरा विश्व इसके प्रकोप से जूझ रहा है। ऐसे में अगर हम इनके निवारण की बात करें, इनसे निजात करने की बात करें, तो आप जो योग की क्या भूमिका देखते हैं? जी बिल्कुल, योग की भूमिका बीमारियों के लिए भी है और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी है। जैसे हर एक योग में बहुत सारे आसनों का अभ्यास बताया गया है, प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है, और इसके साथ मतलब आयुर्वेद में डाइट का भी अभ्यास दिया गया है। और बिहार योग विद्यालय ने एक रोग और योग करके एक पुस्तिका भी निकाली है, जिसमें कि अभ्यासों की चर्चा है। तो उन अभ्यासों को हम करके लाभ ले सकते हैं कि जैसे कि डायबिटीज है और आपका ये ओबेसिटी है, आजकल एक समस्या बनती जा रही है। इसलिए अभी भारत के प्रधानमंत्री ने एक थीम भी दिया है कि ओबेसिटी पर भी एक चर्चा उन्होंने की है कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि यह एपिडेमिक के रूप में फैलते जा रहा है। कि योग में षटकर्म का हम उपयोग करके, षटकर्म यानी कि कुछ शुद्ध शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि का उपाय बताया गया है, जिसमें आपका बस्ती है, धोती है, नेति है, कुंजल है और इस तरह के बहुत सारे उपाय है, त्राटक है। इनका उपाय करके हम शरीर को पहले शुद्ध करते हैं, उसके बाद हम राजयोग में प्रवेश करते हैं। तो राजयोग में ये अष्टांग योग की चर्चा होती है, और इस समय हम अपने स्वरूप को, जो हम हैं, जो मैं हूं, वह दृष्टिगत होने लगता है। तो यह जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं योग की भाषा में, अपने स्वरूप को देखना, तो यह धीरे धीरे प्रयास से आता है। और इसी तरह से इसको करने से बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। तो आज के परिवेश में अभी सबको योग की आवश्यकता है, बीमारियों को ठीक करने के लिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए। योग एक जो है कि होलिस्टिक हेल्थ की बात करता है। योग में मंत्र है, साधना है, प्राणायाम है और जो ध्यान की क्रियाएं हैं। तो एक योग जो है सभी को मिलाकर एक संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है। प्रोफेसर सिंह, जो बिहार जो है योग को बढ़ाने में एक लंबे समय से एक बड़ी भूमिका रही है। हमारे यहाँ बिहार योग विद्यालय मुंगेर है, कई अन्य नामी गिरामी संस्थान भी हैं जो लंबे समय से योग पद्धति के संवर्धन और परिवर्धन का काम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इतने सारे काम बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो स्पीड है और जो स्केल है, मतलब जो आयाम इसको जो है एक बढ़ाने की जरूरत है कि अधिक से अधिक लोग जो है इससे लाभ पाएं। तो आपको क्या लगता है कि इन जो संस्थानों की भूमिका है उन्हें और आगे आकर जन सामान्य तक पहुंचने की आवश्यकता है? क्या लगता है आपको? बहुत सारी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी जहां तक मैं समझता हूं कि जो ये संस्थाएं हैं और बिहार योग विद्यालय तो के काम करने का अपना ही अलग ढंग है। वो सिर्फ काम में विश्वास करते हैं, प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते हैं, और इंटेलेक्चुअल बग्स को, उनकी बातों को ज्यादा समझते हैं, क्योंकि उनका जो काम है या जो, तो अभी जैसा कि आपने देखा होगा पटना में भी एक कार्यक्रम हुआ, तो दूसरे दौर में उन्होंने भारत योग यात्रा वो कर रहे हैं स्वामी जी। तो वो योग के प्रचार प्रसार में लोगों को जागृत करने के लिए, लेकिन मैं दुर्भाग्य यही कहूंगा आपके स्टूडियो से कि सुनने के लिए भी योग क्या है समझने के लिए और व्यवहार में हम इसको कैसे अपनाएं, इसको समझने के लिए नहीं उपस्थित होते हैं। तो इन संस्थाओं को या हम सभी को मिल करके इसको आगे लोगों तक ले जाने की बात होगी, योग को समझाने की बात होगी।
कि भाई योग जो है ये मतलब कहीं जा करके करने की बात नहीं है और इससे आप सन्यासी नहीं हो जाएंगे, साधु नहीं हो जाएंगे। यह समाज को ठीक करने की और समाज में जो विकृतियां आई हैं और हम स्वस्थ रहें, इसको अपनाने के लिए हम इसको कितना जागरूक हम हो सकते हैं, जागरूक लोगों को करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपका जो प्रश्न था कि जितना भी प्रयास होना चाहिए, लोग उतना इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हुए हैं। तो संस्थाओं को और भी कोई तरीका अपना करके लोगों को या अलग अलग कैंप करके लोगों को सामान्य एक व्यवहारिक योग क्या हो सकता है तो वो समझाने की बात है। जी बिल्कुल, आपने बताया जो है योग जो है तन के लिए है, मन के लिए है और जीवन के लिए भी है। विक्षेपों की बात की, आपने भटकाओं की बात की, उसमें जो है योग एक समाधान देता है लोगों को, जो है जो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका एक हल बताता है। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। समाज में एक महत्वपूर्ण भागीदार हैं जो युवा हैं। आज के समय में सोशल मीडिया, कैरियर के तनाव और अन्य प्रकार के कई भटकाव हैं जो उनको अवसाद की तरफ ले जाते हैं, मानसिक अशांति की ओर ले जाते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और प्रोफेसर सिंह, हम बातचीत के दौरान एक उल्लेखनीय बात की चर्चा भी करना चाहेंगे, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, एक सुगम योग और एक सुलभ योग हो, उसके लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई। 45 सेकंड की अवधि के भीतर कोई भी जन सामान्य आसानी से योग कर सकता है। एक जो है नौसिखिया जो है, जो पहली बार कर रहा है वो भी कर सकता है, और जो लंबे समय से कर रहे हैं योगाभ्यास वो भी कर सकते हैं। तो ये जो योग का प्रोटोकॉल है एक छोटी अवधि का, वो क्या है, और युवाओं के जो है मानसिक जो समस्याएं हैं उसमें कितना इसमें समाधान देखते हैं योग को लेकर आप? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। का जो प्रोटोकॉल बनाया गया वो काफी बहुत सारी संस्थाओं को विचार विमर्श से बनाया गया और एक आम जन के लिए बनाया गया कि ये सभी लोग, क्योंकि योग में बहुत सारे योगाभ्यास में बहुत कठिन अभ्यास है, लेकिन इस प्रोटोकॉल में बहुत सामान्य अभ्यास बताए गए हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। और इसमें करीब जो है 45 मिनट के करीब समय लगता है, 40 से 45 मिनट का, और यह पूरा हो सकता है। और इसमें सारे अभ्यास हैं, मतलब सूक्ष्म अभ्यास भी हैं हम लोग जिसको कहते हैं, और फिर उसके बाद एक आसनों का अभ्यास है, फिर खड़े होकर किए जाने वाला यह अभ्यास है, फिर कुछ लेट कर किए जाने वाला यह अभ्यास है, और कुछ प्राणायाम के अभ्यास हैं, तो और कुछ ध्यान की अभ्यास है। और पहले ही आपने देखा कि प्रोटोकॉल में मंत्र से ही प्रारंभ होता है और अंत भी होता है शांति मंत्रों से। तो ये बीच में मंत्रों का बहुत ही महत्व है। और इस पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी मोबाइल के युग में मोबाइल उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है। तो यह ज्यादातर हम लोग अनुपयोगी चीजों के लिए इसका उपयोग करते हैं और यह युवाओं को दूसरी तरफ ले जा रहा है। तो आप कम से कम एक दिन का, हफ्ता में मोबाइल का उपवास करें। जैसे हम शरीर के लिए उपवास रखते हैं शारीरिक शुद्धि के लिए, तो अपने मस्तिष्क की शुद्धि के लिए मोबाइल का जितना से कम उपयोग करें। तो हफ्ता में एक दिन करें और रात में तो मोबाइल को बंद ही कर दें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। योग की अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग, मतलब जैसे जो कॉमन प्रोटोकॉल की बात है, एक तरह से कैटलॉगिंग की गई है अलग अलग आसनों की, यौगिक क्रियाओं की, उसका हम लाभ ले सकते हैं। और अब जो 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को महोत्सव के रूप में मनाने का, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में जो है हम एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे, प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि योग को जो है और जो अन्य मंचों पर जो अपनी प्रसिद्धियां जो हासिल कर रहा है, लोकप्रियता हासिल कर रहा है, एक पाठ्यक्रम के तौर पर अगर इसे पढ़ाया जाए तो किस तरह से जो है इसका फायदा जो है कई गुना बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कुछ प्रयास शुरू भी हुए हैं। जी, बहुत ही समीचीन यह प्रश्न है
क्योंकि देखिए अभी तो वो संस्थाएं हैं जो भी मोरारजी देसाई या संस्थाएं हैं या जो कोर्सेज और भी यूनिवर्सिटीज में चल रही हैं, PGDYS के कोर्सेज चल रही हैं और भी BSc योगा चल रहा है, MSc योगा चल रहा है, तो यह उसके लिए स्पेशल विद्यार्थी जाते हैं और वो अपने इंटरेस्ट से जाते हैं। तो ये बात हो गई यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज की बात। लेकिन आपका जो प्रश्न है बिल्कुल समीचीन है। एक सामान्य पाठ्यक्रम में जो हम पढ़ते हैं, जैसे सामान्य इंटर में या मैट्रिकुलेशन में या ग्रेजुएशन में, उसमें बेसिक एजुकेशन में योग की जो प्रारंभिक जो एजुकेशन है, जो प्रारंभिक ज्ञान है, वह शुरू से ही दिया जाने लगे तो आगे चल करके बहुत ही इसका लाभ होगा और उससे लोग जागरूक होंगे, विद्यार्थी जागरूक होंगे और फिर यह जो प्रचार और प्रसार करने की इतनी बात हो रही है वो नहीं होगी, अपने आप वो अपनाने लगेंगे क्योंकि उनको यह लाभ मिलने लगेगा। जी प्रोफेसर सिंह, जैसे आपने कहा कि एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की जरूरत है, करिकुलम का हिस्सा बनाने की, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की जरूरत है, तभी इसका और आधार व्यापक कर सकते हैं। हमने आपसे इस विशेष चर्चा के दौरान जाना है जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है और योग के जो अन्य आयाम हैं उस पर हमने बातचीत की। आप आकाशवाणी स्टूडियो में योग पर बातचीत के लिए आए, कई मुद्दों पर जो है अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहेंगे, करें योग, रहे निरोग। इसके साथ ही विशेष वार्ता का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।